गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, कल के अपने वीडियो लेक्चर में हम लोग ये समझे थे कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस में कितना पार्टिकल्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक मोल CO2 में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता था CO2 का। एक मोल मीथेन में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता था मीथेन का। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार उसमें एटम्स की बात किए थे, प्रोटॉन की बात किए थे और इलेक्ट्रॉन की बात किए थे। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में, जो कि सेकेंड लेक्चर है, एक मोल में कितना मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, इस चीज को निकालने जा रहे हैं। बात आ रही समझ में? आज हम लोग अपने लेक्चर में क्या देखेंगे कि एक मोल, फॉर एग्जांपल मीथेन है तो उसका मास कितना होता है, ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर हम लोग बोल देते हैं सर एक मोल CH4 में कल हम लोग देखे थे पार्टिकल्स कितना था, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स था ना। बोलो, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि सर एक मोल अगर CH4 है तो इसका मास कितना है, तो बोलेंगे सर 16 ग्राम है। बात आ रही है समझ में? एक मोल में, ध्यान समझो, एक मोल मतलब बहुत बड़ा समूह, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास है। तो बोलेंगे इतना का मास निकालना, तो हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि एक वो मीथेन के मॉलिक्यूल का मास निकाल लेंगे। अगर एक निकाल लेंगे तो हम बोलेंगे कितना भी निकालना वो निकाल पाएंगे। तो यही आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने जा रहे हैं। कहानी समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आज हम लोग रिलेशनशिप समझेंगे मोल को मास से, मोल का और मास में रिलेशनशिप समझेंगे। ठीक है, तो कल का लेक्चर और आज के वीडियो लेक्चर को अगर हम ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो बोलेंगे इसके बाद जो भी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी समझेंगे आसानी से समझ में आएगा और न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट कर पाएंगे आज के लेक्चर के बाद। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को। एक मिनट, सब कुछ देख लेते हैं। क्लैरिटी ठीक है, ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो बोलेंगे सर एक मोल किसी भी सब्सटेंस का मास कितना है ना, तो इसको हम यहां पे लिखते हैं ना। फॉर एग्जांपल एक मोल C एटम है ना, यानी कि एक मोल अगर कार्बन एटम है तो उसका मास कितना होगा, तो बोलेंगे सर 12 ग्राम होगा। इसी बात को हमको समझना है कि सर एक मोल, जगह कम था इसलिए नीचे लिख दिए, एक मोल में कितना एटम, एक मोल कार्बन एटम में मास कितना होता है, का मास कितना होता है, बोलेंगे सर 12 ग्राम। इसी चीज को आज हमको समझना है कि सर ये 12 ग्राम कैसे आया। ठीक है, तो इसके ऊपर कल के भी लेक्चर में हमको समझे थे, आज उसको और बेसिक से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं एटॉमिक मास के ऊपर। किसके ऊपर? तो बोलेंगे सर एटॉमिक मास, मतलब एक एटम का मास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। मतलब एक एटम, ध्यान सुनना, एक एटम, जैसे कार्बन का एक एटम की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे एक पेन होता है ना, जैसे ये सिंगल पेन है तो सिंगल पेन का दाम हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम आज बात करेंगे सर एक गो एटम है, कोई भी चीज, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, उसका मास कितना है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एटॉमिक मास, यानी कि मास ऑफ वन एटम। इसको क्या बोलेंगे, मास ऑफ वन, कोई भी एटम, मास ऑफ वन एटम, कोई भी एटम हो जाए हमारा, कार्बन, नाइट्रोजन, उसी को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। समझ आ रहा है? इसके बाद पढ़ेंगे मोलर मास, मतलब उसी एटम के एक मोल का कितना मास होगा। मोलर मास किसको बोलते हैं, एक मोल, कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है उसका मास कितना है, उसको बोलेंगे मोलर मास। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास, मतलब इंडिविजुअल किसी भी एटम का कितना मास है उसी को बोलेंगे एटॉमिक मास। बात आ रही समझ में? तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ वन एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, सिंगल इंडिविजुअल एटम के मास को। तो देखो कैसे निकालते हैं इस चीज को हम लोग, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं। वन मोल का मास कितना होता है यहाँ पे, बोलेंगे सर ये 12 ग्राम आता है। इसको हम बगल में लिख देते हैं। कैसे आएगा, एक मोल की बात की है ना, इसको आगे समझते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग लिख रहे हैं क्या, एटॉमिक मास के ऊपर, है ना। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन इंडिविजुअल एटम। ठीक है, उसी को बोलेंगे एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हम शुरुआत करते हैं किसके ऊपर, तो बोलेंगे कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर, कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, और मास नंबर कितना होता है, 12 होता है ना। तो ध्यान से समझना, हम बात करेंगे सर एक कार्बन एटम, वन कार्बन एटम का मास हमको फाइंड आउट करना है, एक कार्बन एटम का। और अगर एक कार्बन एटम निकाल लेंगे तो हम बोलेंगे एक मोल का, तो एक मोल का निकल सकता है, क्योंकि एक का अगर हम मास निकाल लेंगे तो एक मोल में कितना पार्टिकल, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि उतना से गुना कर देंगे तो बोलेंगे टोटल पार्टिकल्स का निकल गया, इसका मतलब एक मोल का निकल गया। तो उससे पहले हम एक कार्बन, देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं, 1C612 एटम का मास, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझते हैं। बोलेंगे सर हमारा कार्बन एटम हो या कोई भी एटम हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, जो भी है, ये बनता कैसे है। तो बोलेंगे सर इसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो बोलेंगे इसी बात को हम यहाँ पे रिलेट करते हैं। तो बोलेंगे सर इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ये कार्बन जो है इसका
एटॉमिक नंबर कितना है, तो बोलेंगे सर 6, और मास नंबर कितना है, तो बोलेंगे सर मास नंबर हमारा है 12। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12। तो एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा इसके पास, 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो बोलेंगे सर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा 6। बात आ रही है समझ में? तो बोलेंगे सर एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का अगर हमको मालूम है तो इसमें हम कितना प्रोटॉन्स मौजूद है उसको निकाल लेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाता है। बात आ रही है समझ में? तो बोलेंगे यानी कि एक कार्बन एटम के पास क्या क्या मौजूद है, तो बोलेंगे सर 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन। यानी कि इसके अंदर क्या है, तो बोलेंगे सर 6 प्रोटॉन है प्लस 6 न्यूट्रॉन है प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है। बात आ रही है समझ में? ये एक कार्बन की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना, एक कार्बन है ना, वन सिंगल इंडिविजुअल कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। इसके अंदर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। कहानी आ रही है समझ में? तो बोलेंगे सर अगर हमको कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग लास्ट में यही चीज को समझे थे उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा रिकैप हो जाए ना। तो बोलेंगे जगह का चूंकि कमी है तो जो चीज हम यहाँ लिख दिए इसको कॉपी में नोट कर लेना, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो और इस चीज को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे ध्यान से समझना है चीज को, क्या कि बोलेंगे सर एक एटम के पास कितना है, तो बोलेंगे सर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। इस चीज को हम लोग कल भी समझे थे कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो बोलेंगे सर 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम, केजी में 10 पे पावर माइनस 27 होता है, जो कि कल हम लोग इस चीज को लिखे भी थे। इलेक्ट्रॉन का मास कितना, पहले न्यूट्रॉन लिख लेते हैं, तो बोलेंगे सर न्यूट्रॉन का मास कितना, ये भी सिमिलर होता है 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। हालांकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, लेकिन हम लोग नियरली इक्वल मान लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, अगला न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बोलेंगे सर 9.1 गुना 10 पे पावर माइनस 28 ग्राम। इन सभी चीज को हमको ध्यानपूर्वक लिख के रखना है। प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का मास और एक इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ध्यान सुनो, 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम मतलब 1.66 को किससे भागा कर रहे हैं, 10 पे पावर 24 से भागा कर रहे हैं, इतना नेग्लिजिबल है इसका मास। ठीक है, अब बात करेंगे सर दोनों का मास तो सेम, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में और भी कम होता है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसके मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज्यादा भारी होता है मास ऑफ प्रोटॉन। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को आज के बाद हम नेग्लेक्ट करेंगे जब हम किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका मास इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी मास भी बहुत कम है, लेकिन इसके तुलना में ये बहुत कम है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। बात आ रही है समझ में? चलो, मेरा काम क्या था, एक एटम, ध्यान से बार बार फोकस कर रहे हैं, एक कार्बन एटम का मास निकालना था। तो एक बात बताओ, एक कार्बन एटम बना किससे है, एक एटम बना किससे है, तो बोलेंगे सर प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। तो सबके मास को, अगर प्रोटॉन का मास, जैसे प्रोटॉन का मास लिख लिए, न्यूट्रॉन का मास लिख लिए, इलेक्ट्रॉन का भी मास लिख लिए, अगर सभी के मास को हम जोड़ दें तो क्या उस एटम का मास नहीं निकल जाएगा, तो बोलेंगे बिल्कुल निकल जाएगा। तो बोलेंगे इसके अंदर कितना मास है, यानी कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन सी एटम अगर हमको निकालना तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर 6 प्रोटॉन का मास, एमपी लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन है तो 6 एमपी प्लस 6 mn लिख देते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? तो बोलेंगे सर 6 को प्रोटॉन है, 6 को न्यूट्रॉन, तो 6 mp प्लस 6 mn लिख लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग डाटा है, 10 पे पावर माइनस 24 है, 10 पे पावर माइनस 28, तो सबको जोड़ने पे फिर हमको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। कर भी सकते हैं, बहुत छोटा मास है, इस दोनों को ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या किए, यहाँ पर 6 वो भी है, 6 पीस वो भी है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम 10 to 0 कर देते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो क्या आया बात, देखो ध्यान से, 6 कॉमन ले सकते हैं, mp प्लस mn हो जाएगा। बात आ रही है क्लियर? तो बोलेंगे अब सर 6 है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो बोलेंगे सर 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 24 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 24। सबको अब हम जोड़ देंगे तो बोलेंगे ये दोनों चीज तो 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, 6 गुना 2 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। अब 6 गुना कितना हो जाता है, तो बोलेंगे सर 12, यानी 12 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। ध्यान से समझना है चीज को, हो सकता है चीज भारी लगे, लेकिन अगर मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है ताकि पूरे मोल कॉन्सेप्ट में हमारा
एकदम कॉन्सेप्ट उभर के आए, तो उसके लिए हम लोग जो भी बेसिक चीज पढ़ रहे हैं उस पर ज़्यादा बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो कल का 1 घंटे का लेक्चर और आज का 1 घंटे का लेक्चर बहुत अच्छे से समझेंगे तो बाकी पूरा मूल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो बोलेंगे ध्यान से समझना है, किसी भी एटम का अगर मास निकालना है तो एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स से। तो बोलेंगे अगर सबके मास को हम जोड़ दें, उस एटम के पास कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट करेंगे हमेशा, क्योंकि मास नेग्लिजिबल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में। तो बोलेंगे यानी कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि एक एटम के पास कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास अगर मालूम है तो सभी को अगर हम जोड़ दें तो बोलेंगे उस इंडिविजुअल सिंगल एटम का मास निकल के आ जाएगा। यानी कि कितना आया, 12 × 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। ये कितना एटम का मास है, तो बोलेंगे मास ऑफ 1 C एटम है। एक कार्बन एटम का मास कितना है। बात आ रही है क्लियर? तो चलो इसको जल्दी से नोट करना, इसी के आगे हम बढ़ते हैं। सब चीज हम डाटा रब करेंगे, यहां से मिटाएंगे, आगे हम कहानी नेक्स्ट एग्जाम्पल पर लेके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, जल्दी से लिख लेना है ना। तो एक कार्बन एटम का मास कितना आया, इतना आया। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो बोलेंगे सर एक कार्बन एटम का हमको मास पता चल गया। ठीक है, उसी प्रकार एक नाइट्रोजन एटम का भी मास हम लोग निकाल सकते हैं, एक ऑक्सीजन एटम का भी मास निकाल सकते हैं ना। उसी प्रकार एक जो भी बोलना है, कैल्शियम बोलना है, जो भी बोलना है उस चीज को हम निकाल सकते हैं। कहानी क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना है थोड़ा सा। बोलेंगे फाइनली हमको क्या पता चला, 1 कार्बन एटम का मास कितना हो गया, तो बोलेंगे 12 × 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। ये जो यूनिट है ना, देखो ध्यान से, ये जो यहाँ शब्द ये डाटा लिखे हैं 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, इसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं होता है। जैसे 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं ना, Na, उसको रिप्लेस कर देते हैं उस टर्म से ना, ताकि मेरा समय बचे। उसी प्रकार अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये हर एटम में कॉमन होगा। हर एटम में भी फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, उसको भी समझेंगे। हर एटम में ये चीज कॉमन है ना। तो बोलेंगे 1.66, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ही जुड़ता है हर एग्जाम्पल में, हर एटम में। तो बोलेंगे ये डाटा कॉमन है। तो अगर ये डाटा कॉमन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 12 AMU। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को U भी बोला जाता है, और इसको लिख सकते हैं 12U, है ना, 12U। तो बोलेंगे चाहे तो AMU लिखो या ये लिखो, ये लिखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बार बार अगर लिखने से बचना है तो इसको लिख देंगे क्या, AMU। यानी कि हम क्या बोल दिए यहाँ से एक चीज, कि आज के बाद 1 AMU का वैल्यू हम कितना याद रखेंगे, 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। इस चीज को हम याद रखेंगे आज के बाद। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे थे ना, 1 AMU बराबर 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। इस चीज को आज के बाद हमेशा हम याद रखेंगे। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। यानी कि हम किसी भी एटम का मास निकालेंगे ना, तो ये इसमें हर एग्जाम्पल में ये चीज आएगा। तो इसको इतना लिखने के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 12U या 12 AMU। तो यहां से एक बात समझ में आया कि अगर एक एटम का मास निकाल रहे हैं तो 12 के साथ हमको AMU लगाना पड़ेगा। ये छोटा सा जो डाटा है 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, इसको हम लोग एक AMU बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ये हर एटम में लगाना पड़ेगा अगर एक की बात कर रहे हैं। हमको चूंकि पढ़ना 1 मोल कार्बन का मास, वो 12 ग्राम आया, ध्यान समझो। हम निकाल रहे हैं 1 कार्बन एटम का मास, तो 12 AMU आया है। क्लियर है? तो चलो इस चीज को लिख लेना, 1 AMU बराबर इतना होता है। कार्बन का कितना मास आया, 12U आया या 12 AMU आया। ध्यान से समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक सब चीज को नोट कर लेना, ताकि हम इसको मिटाएंगे और आप आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ना। दूसरा एग्जाम्पल आगे हम लोग देखते हैं। तो जो जो चीज यहाँ पे मौजूद है उसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या लिख लिए, इसी को लिख लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन ये भी लिख लेते हैं, और उसी प्रकार हम लिख लेते हैं 1 AMU बराबर 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आ रही है बात? इस चीज को भी हम यहाँ पर लिख के रख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आते हैं कि सर एक नाइट्रोजन का मास कितना होगा, एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा। ध्यान से सुनेंगे, एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा। ठीक, उसी प्रकार एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा। हर बार हम लोग इसी तरह से डेरिवेशन करेंगे ना, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो, है ना। हमको ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मूल कॉन्सेप्ट खत्म कर लेना, हमको चीज को समझना है, एकदम बारीकी से स्थिरता के साथ चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक, अब ध्यान से सुनो, हम बोलेंगे सर एक एन एटम जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 7 और ये एटॉमिक मास होता है 14। 1 नाइट्रोजन एटम का हमको मास फाइंड आउट करना है।
अभी एक एटम का निकाल रहे हैं, 1 मोल का निकालेंगे तो वो ग्राम में आएगा। जैसे इसका 12 ग्राम आया और कार्बन का मास एक एटम कितना आया था, 12 AMU आया था। उसी प्रकार देखते हैं नाइट्रोजन के साथ क्या कहानी है। ठीक है, तो बोलेंगे सर अगर ये नाइट्रोजन एटम है तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा, बोलो बाबू, तो बोलेंगे सर 7 प्रोटॉन होगा इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो बोलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन होगा। और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो बोलेंगे 14 में से 7 घटा देंगे तो 7 न्यूट्रॉन होगा। क्या बात समझ में आ रही है? बोलेंगे जो एटॉमिक नंबर रहता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अगर न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी उतना ही, और न्यूट्रॉन का संख्या मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं। बोलो कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम लोग जानते हैं अगर न्यूट्रल एटम रहता है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है। और न्यूट्रल एटम नहीं है, फॉर एग्जांपल n के ऊपर में को माइनस लिख देंगे, इसका मतलब वो एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा। अगर न्यूट्रल है तो बोलेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है, एक नाइट्रोजन एटम का मास। अब ध्यान सुनो, एक n यानी कि नाइट्रोजन एटम का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन के अंदर है क्या क्या चीज, बोलेंगे सर 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि इसका मास बहुत नेग्लिजिबल है, पहले से हम समझ चुके हैं। तो बोलेंगे एक नाइट्रोजन के अंदर कितना प्रोटॉन, तो बोलेंगे सर 7 प्रोटॉन। तो अगर हमको एक नाइट्रोजन का मास निकालना है तो 7 प्रोटॉन का मास जोड़ लेंगे, 7 MP प्लस नाइट्रोजन ये न्यूट्रॉन भी 7 है तो 7 Mn कर लेंगे। यहां से एक डाटा पता चल गया, 7 MP प्लस Mn, और MP प्लस Mn मिलके मास नंबर होता है। ध्यान से इसके बाद वाले एग्जांपल में इस चीज को हम समझेंगे। अभी फिलहाल इसको उसी ढंग से रिलेट करते हैं ताकि पिछले एग्जांपल में किए थे, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, डाउट क्लियर हो जाए। तो बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके क्या बनता है, मास नंबर बनता है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके मास नंबर बनता है। ठीक है, इस चीज को अगले एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम लोग। तो चलो फिलहाल हमको प्रीवियस केस की तरह करना है। तो बोलेंगे 7 हो गया इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। अब दोनों चीज 2 बार रिपीट हुआ, इसका मतलब क्या, 7 गुना 2 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। अब 7 गुना कितना लिख लेंगे, 14 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। कहानी सिमिलर आ रहा है, कहानी क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। हमको लगता है पिछले केस से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, 1 AMU, तो आंसर क्या आ गया, 14 AMU। यानी कि नाइट्रोजन का सिंगल एटम का मास 14 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम आ रहा है। बहुत छोटा मास है। देखो 10 पे पावर माइनस 24 कितना छोटा नंबर है, समझो। 10 से किसी चीज को भाग करते हैं तो 0.1 आता है, 100 से भाग करते हैं तो 0.01 आता है। हम 10 पे पावर 24 से भागा कर रहे हैं तो कितना नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। यानी कि एक एटम का मास नापना यानी कि मेजर करना बहुत टफ काम है ना। तो बोलेंगे 14 AMU आ रहा है, यानी कि बहुत हल्का मास है 14 AMU। कार्बन के केस में कितना आया था, 12 AMU आया था, इसके केस में 14 AMU आ रहा है। तो यहां से हो सकता है एक डाटा हमको पता चल जाए कि सर जो मास नंबर होता है ना वही इसके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। तो बोलेंगे क्यों, मास नंबर बना कैसे है, इसके सब पास जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन। कैसे बोलेंगे, तो अभी जो यहाँ पे हम 7 न्यूट्रॉन निकाले थे, निकाले कैसे थे, तो बोलेंगे सर मास नंबर में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन को हटा दें, क्या बोले, मास नंबर जो ऊपर वाला 14 उसमें अगर प्रोटॉन का संख्या घटा दे तो न्यूट्रॉन का संख्या नहीं निकल गया था। ये किसका संख्या था, मास नंबर ऊपर, ये प्रोटॉन का संख्या था तो न्यूट्रॉन निकल गया था। तो ये प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो मास नंबर बन जाएगा। इसका मतलब मास नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वही चीज यहां पर आया था और इसको जोड़ने पे हमेशा क्या आएगा, ये नंबर आएगा ना। मास नंबर कितना आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को जब पूरा कैलकुलेट करके पता चलेंगे जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, 7 × 2 14 पे पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जो एटम है उसका जो मास नंबर लिखा रहता है उतना आगे में AMU लगा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एक एटम का मास हो जाएगा। कहानी क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं, फिर सभी चीज को हम लोग कंक्लूड करेंगे और 1 मोल का मास निकाल के देखेंगे। ठीक है, और एक बार एक एटम का मोल का मास निकल जाए तो फिर मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं ना, तो उसका कहानी और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इस चीज को नोट कर लेना अच्छे से, एकदम जरा सा भी बारीकी से छोड़ना नहीं है किसी चीज को, हर चीज को यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, यहाँ पे 16 है। तो शायद अब इसका मास ना हम यहीं से बता सकते हैं कि सर जो मास नंबर आता है ना वही 16 लिख के लास्ट में AMU लगा देंगे। बात आए समझ, क्योंकि आएगा भी वही, एक ऑक्सीजन एटम का मास है, एक मोल नहीं पूछे, एक, तो 16 जो मास नंबर होता है वही, साथ में AMU लगा देंगे। कहानी क्लियर है, इसको नोट करना है। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कट तो नहीं रहा है, हाँ ठीक है।
चलो, यानी कि इसको हम डिराइव करके दिखाते हैं, है ना, हमको चीज को सीखना है, एकदम बारीकी से चलेंगे चीज को। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम बना लेते हैं। इसके पास प्रोटॉन कितना होगा, तो बोलेंगे सर 8 गो प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो बोलेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर मास नंबर में से प्रोटॉन का संख्या घटाएंगे, तो 16 में से 8 ये न्यूट्रॉन हो गया। इसका मतलब क्या बोले, प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या को जोड़ने पर जो होता है कितना, मास नंबर निकल के आ जाता है। मास नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलकर मास नंबर पता चल जाता है। ठीक है, तो ये लिख लिए। यानी कि अब हमको एक ऑक्सीजन एटम का अगर हमको मास चाहिए तो कैसे लिखेंगे, बोलो, एक ऑक्सीजन एटम का मास। तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर एक ऑक्सीजन एटम के पास है क्या क्या, तो बोलेंगे सर 8 गो प्रोटॉन है और 8 गो न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल। तो बोलेंगे सर 8 mp कर देते हैं प्लस 8 mn कर देते हैं। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक एक का मालूम है तो 8 का भी कर लेंगे। 8 कॉमन ले ली तो क्या हो गया, mp प्लस mn हो गया। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है। अब बोलेंगे 8 तो है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.66 गुना 10 पे पावर -24, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम है। ये 2 बार रिपीट है, इसको लिख सकते हैं 8 गुना 2 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24। तो 8 दूना कितना हो गया 16 गुना 1.66, ये ग्राम में आता है ना, ये तो ग्राम में लिख रहे हैं, इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम। और इस चीज को हम लोग क्या जानते हैं, 1 AMU जानते हैं, तो बोलेंगे 16 AMU। तो हमको लगता है कंक्लूजन मिल चुका है यहाँ से कि इतना मशक्कत हर बार करने का आवश्यकता नहीं है। एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, तो बोलेंगे जो मास नंबर रहेगा उसी के आगे AMU लगा देंगे तो हमको मास पता चल जाएगा सिंगल एटम का। या बोलेंगे सर अगर AMU में नहीं ग्राम में ही बोल रहा है तो इतना लिखेंगे 16 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम। बता रही समझ में, ये एक ऑक्सीजन एटम का मास होगा। कहानी क्लियर है। अब अगर एगो का पता चल चुका है तो क्या हम 1 मोल का नहीं निकाल सकते हैं। कल तो हम लोग समझे थे ना, जैसे 1 दर्जन में 12 केला, अगर 1 केला का वजन निकाल लें तो क्या 12 केला का वजन नहीं निकाल पाएंगे। उसी प्रकार अगर 1 एटम का मास निकाल लें तो 1 मोल में 6.022 × 10 पे पावर 23 एटम्स होगा ना, क्या उसका मास नहीं निकाल पाएंगे। तो बोलेंगे अगर एगो का मास पता है 6.022 × 10 पे पावर 23 का निकालना, तो सबको गुना कर देंगे, इसको उतना से गुना कर देंगे तो बात आ जाएगा समझ में कि 1 मोल का निकल गया। फॉर एग्जांपल अगर 1 केला का वजन है 100 ग्राम तो 12 केला का नहीं कर सकते हैं, 1200 ग्राम, 12 × 100 ग्राम कर देंगे। उसी प्रकार अगर 1 एटम का मास पता है तो 1 मोल में 6.022 × 10 पे पावर 23 एटम्स होता है, तो इसको उतना नंबर से गुना कर देंगे तो बोलेंगे संपूर्ण 1 मोल का मास पता चल जाएगा। एक बार जितना भी एटम का अगर हम निकाल पाएंगे मास तो बोलेंगे सर मॉलिक्यूल का भी निकाल पाएंगे। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है। तो चलो इस चीज को बढ़िया से नोट कर लेना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकर के। अब हम लोग 1 मोल की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, 1 मोल की बात करते हैं। अभी हम लोग किसका निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल एटम का निकाल रहे हैं। कहानी क्लियर है ना। अभी हम लोग किसका निकाल रहे हैं, तो बोलेंगे सर इंडिविजुअल एटम का निकाल रहे हैं। ठीक कहानी, चलो वेरी गुड। तो यानी कि अब हम निकालेंगे सर, वापस से चलते हैं, 1 मोल कार्बन, C मतलब कार्बन एटम का मास हमको फाइंड आउट करना है। ध्यान सुनो, पहले एक एटम का मास फाइंड आउट किए थे, अब किसका निकाल रहे हैं, 1 मोल का। तो ये जो हम निकाले थे ना 12 AMU एटॉमिक मास था। जैसे भी नाइट्रोजन का क्या निकाले थे, नाइट्रोजन का जो मास निकाले 14 AMU लिखे ना, तो ये क्या है, तो बोलेंगे सर एटॉमिक मास है। जैसे कार्बन का क्या लिखे थे, 12 AMU लिखे थे, तो वो क्या था, एटॉमिक मास था, मतलब एक एटम का मास था। अब हमको निकालना है 1 मोल कार्बन का मास, इसको हम लोग मोलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब इसको हम मोलर मास बोलेंगे। मतलब 1 मोल किसी भी चीज का मास अगर हमको निकालना है तो उसको हम बोलेंगे मोलर मास, क्योंकि 1 मोल में तो ढेर सारा पार्टिकल होता है 6.022 वाला, तो बोलेंगे अब उसको हम मोलर मास कहेंगे। यानी कि अब हमारा हेडिंग क्या है, तो बोलेंगे सर अब हमको मोलर मास निकालना। अब हमको क्या निकालना है, तो बोलेंगे सर अब हमको मोलर मास निकालना है। यानी कि अब हम हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर मोलर मास। मोलर मास का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब 1 मोल किसी भी पार्टिकल का अगर हमको मास निकालना है उसी को बोलेंगे मोलर मास। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्यों लिखेंगे, क्योंकि कुछ भी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, तो 1 मोल का अगर मास निकालेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से समझते हैं। बोलेंगे
आते हैं कहानी के ऊपर, ठीक है। तो बोलेंगे सबसे पहले अगर 1 मोल कार्बन का मास निकालना है तो सबसे पहले 1 कार्बन का मास निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको 12 केला का वजन निकालना है तो 1 केला का वजन अगर मालूम होगा तब तो 12 से गुना करेंगे। अगर बोलेंगे 1000 केला का वजन निकालना है या 1000 मानते हैं एक मिठाई है ना, उसका हमको वजन निकालना है 1000 मिठाई का, तो एक मिठाई का अगर हमको वजन पता चल जाए फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम, तो बोलेंगे 1000 से गुना कर देंगे तो उतना मास हो जाएगा टोटल मिठाई का, है ना। उसी प्रकार अगर हमको 1 कार्बन एटम का मास पता चल जाए जो कि चल चुका है तो बोलेंगे सर 1 मोल का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो 1 मोल कार्बन एटम का मास फाइंड आउट करना है, तो हम लिखते हैं आंसर में अपना कि 1C एटम का मास, 1 कार्बन एटम का मास अभी कितना निकाले, तो बोलेंगे सर 12 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम निकाले ना, ये वाला बोलो, या इसी को 12 AMU लिख सकते हैं, एगो का मास। देयरफॉर 6.022 गुना 10 पे पावर 23 कार्बन एटम का अगर हमको मास पता करना है तो कैसे करेंगे बोलो, जगह का मैं यहाँ लिख रहे हैं, या इसको एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं तब आगे ही लिखेंगे ना। अब तो इस चीज़ का पता चल चुका है हमको, कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो बोलेंगे सर एगो का अगर मास इतना है तो इतना का मास कितना, तो 12 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। बात आ रही है समझ में। अगर बोलेंगे सर एगो पेन का मास अगर हम मान लेते हैं 25 ग्राम, एगो पेन का या 50 ग्राम, तो क्या 1000 पेन का मास नहीं निकाल पाएंगे, उसी प्रकार इतना पेन का मास नहीं निकाल पाएंगे। उसी प्रकार 1 कार्बन का मास अगर इतना है, इसको याद रखना आज के बाद, 12 गुना अगर नाइट्रोजन रहता तो 14 गुना, ऑक्सीजन रहता तो 16 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24, तो जो भी रहेगा 1 का पता कर लेंगे तो पूरा इसका निकाल लेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में। और इसको हमको लिखते कितना है, इसको कल से समझे हैं कि इतना कार्बन अगर एटम है तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 मोल C एटम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों, हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में इतना कार्बन एटम्स, तो इतना कार्बन एटम्स बराबर 1 मोल, तो 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा बोलो सही बच्चे। तो बोलेंगे ध्यान सुनो 12 गुना इतना गुना इतना। अब ध्यान सुनो, इस टर्म को अगर हम गुना करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, क्या आएगा। और देखो ध्यान से, दूसरी बात ये हो गया क्या, एवोगाड्रो नंबर इतना से गुना कर रहे हैं, और ये टर्म था किसमें, ग्राम में था ना, ये जो निकाले थे ग्राम में निकालते, यानी कि हम लास्ट में लिख सकते हैं ग्राम। 12 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम लिखे थे ना, तो ये तो ग्राम में रहेगा। और इतना 1 का मास इतना ग्राम, तो इतना का इतना गुना इतना ग्राम, यानी कि आंसर ग्राम में आने वाला, ठीक। अब ध्यान सुनो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना 1.66 गुना 10 पे पावर -24 गुना इतना, तो सॉल्व करने के बाद नियरली इक्वल टू कितना आता है 1 आता है, तो यानी कि 12, इसको 1 मानेंगे, नियरली मतलब 1, तो क्या आ गया फाइनली 12 ग्राम। कैसे आएगा, तो कर भी सकते हैं, बोलो कैसे। 1.66 गुना 6.022 करेंगे तो नियरली 10 आएगा, इंटू 10 पे पावर -24, 10 पे पावर -23, 10 पे पावर -1, ये कैंसिल होकर 1 आएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। तो बोलेंगे हमको क्या समझ में आया, 12 ग्राम। इसका मतलब हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि सर एगो अगर कार्बन का मास निकाले थे तो 12 गुना इतना ग्राम, बहुत छोटा क्वांटिटी। तो बोलेंगे इतना छोटा क्वांटिटी नापना बहुत टफ है, इतना छोटा क्वांटिटी जो आ रहा है इसका मास निकालना बहुत टफ है ना। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ नापते हैं तो कितना छोटा, जैसे सोना ये सब नापा जाता तो 10 ग्राम 20 ग्राम। अगर हम बोलेंगे जा करके चीनी 10 ग्राम 20 ग्राम दीजिए, जैसे होता है ना, सोना 1 ग्राम का भी हम लोग वजन करवाते हैं ना, सोना का जैसे कोई भी चीज़ बनता है या हीरा का, जो कि बहुत कॉस्टली है, तो ऐसा तो जाके नहीं बोलेंगे 50 ग्राम सोना का हार बनाइए, तो वहाँ पे 10 ग्राम 5 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम का। अब 1 ग्राम 2 ग्राम नापना कितना टफ है ना। तो सोना का जो तराजू होता है वो उसी टाइप से बना हुआ है कि वो सोने को मापे, है ना। उसी प्रकार ये जो निकल के आई है इतना छोटा मास होगा कि इसको मेजरमेंट करना बहुत टफ काम है। इसलिए बोलेंगे सर इससे अच्छा है कि हम संपूर्ण 1 मोल का मास निकाल लें। तो 1 मोल का मास कितना निकल के आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 12 ग्राम आ जाएगा अगर कार्बन है। उसी प्रकार नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम। और ध्यान से सुनो, अगर सब कुछ कंक्लूड कर लें तो फाइनली हमको यही पता चलेगा कि सर जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है ना, बोलेंगे सर कार्बन का 6 12 होता है, तो अगर 1 कार्बन एटम का मास है तो 12 AMU, एगो अगर मास है तो अगर देखो ध्यान से, अगर 1 एटम है 1 कार्बन एटम है तो इसका मास इतना, और अगर 1 मोल C612 का मास अगर निकालना है तो 12 ग्राम। तो यानी कि जो मास नंबर रहेगा उसी के आगे AMU लगा देंगे तो 1 एटम का मास आ जाएगा, और अगर ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल का मास आ जाएगा। इसी चीज़ को तो हम लोग किए हैं, वीडियो को बार बार देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आई होप समझ में आ जाएगा चीज़, है ना, कि बस इसको गुना करने के बाद 1 आ रहा है, ये मोल इतना नंबर से गुना किए तब 1 आया, तो बोलेंगे 12, और चूंकि पहले से ग्राम में था तो ग्राम में आंसर आ जाएगा।
कहानी क्लियर है? तो इस चीज को नोट कर लेना है। आगे हम लोग जाते हैं थोड़ा सा इसी के आगे। फॉर एग्जांपल अब कार्बन हो गया, नाइट्रोजन का बोलेंगे तो 14 AMU या 14 गुना 1.66 गुना, इसको इतना भी लिख सकते हैं ना, -24 ग्राम। इसी को तो AMU बोले थे। तो ये एगो का मास हुआ। अब 1 मोल का है तो इससे इतना से गुना करेंगे, इस दोनों का गुना मतलब हमेशा 1 आता है, तो इसका मतलब 12 ग्राम में आएगा। इसका मतलब नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो एक नाइट्रोजन का मास 14 AMU या 14 गुना 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम, और वही अगर 1 मोल नाइट्रोजन का बात करेंगे तो 14 ग्राम आएगा। ठीक है, इस चीज को पूरा नोट कर लेना अच्छे से। हम लोग इसी के जस्ट आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसी के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक। अब बोलेंगे इसी प्रकार नाइट्रोजन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिखते हैं, हर कुछ लिख सकते हैं ना। तो मोलर मास का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। और एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया था? बोलेंगे सर मास ऑफ इंडिविजुअल एटम, सिंगल एटम। उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। अब इसको हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं? ग्राम में मेजर कर रहे हैं मोलर मास को, है ना। मोलर मास हमारा ग्राम में आएगा। तो हमको लग रहा है कहानी यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब इतना अगर समझ में आ गया तो उसके ऊपर एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा। बोलेंगे क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ oxygen atoms. Find the 5 moles of oxygen atom. Find the mass of 5 moles of oxygen atom. ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम बेसिक से शुरू करना। अभी हम लोग चूंकि शुरुआत स्टेज में, तो एकदम शुरुआत से शुरू करना है। हमको निकालना 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है। अब बहुत कंफ्यूजन होगा, सर अभी AMU भी पढ़े, ग्राम भी पढ़े, किस में पढ़ना है? तो फिर से इस क्वेश्चन को आराम से करते हैं ताकि हमको समझना चीज को। तो बोलेंगे देखो 5 मोल पूछे, 10 मोल पूछे, 1 मोल पूछे, हमको हमेशा 1 से शुरू करना है। कल जिस प्रकार हम लोग याद करो कि हमेशा एगो एटम का नंबर से शुरू कर रहे थे, जैसे एक क्या कहते हैं ऑक्सीजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार 1 मोल में निकाल लेते थे, उसी प्रकार 10 मोल में निकाल लेते थे। उसी प्रकार चूंकि हमको आज यहाँ मास निकालना है तो एक ऑक्सीजन एटम से शुरू करते हैं ना। तो ध्यान से सुनो, बोलेंगे सर एक ऑक्सीजन एटम का मास, हम हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, या ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा बोलो? तो बोलेंगे देखो ध्यान से, ऑक्सीजन जो एटम है कहाँ लिखें? तो यहाँ पे लिख देते हैं। ऑक्सीजन जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। ठीक, ये दिया भी रहेगा और हमको याद भी रखना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? ये मास नंबर हो गया 16 और एटॉमिक नंबर कितना हो गया बोलो? 8। ठीक है, तो हम बोलेंगे 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? तो बोलेंगे अभी हम लोग कैलकुलेट करें क्या, 16 × 1.66 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम। इस चीज को आप कंठस्थ कर लेना है ना। हर बार वैसे नहीं करेंगे कि सर इसमें 8 प्रोटॉन होगा, 8 न्यूट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन का मास 1.66 गुना 10 पे पावर -24, उसी प्रकार 8 प्रोटॉन का 8 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24, उसी प्रकार प्लस करेंगे 8 न्यूट्रॉन है तो 8 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24, सबको जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो बोलेंगे अब इसको याद रख लेना। कैसे याद करना है कि एक ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है, या एक कोई भी एटम है, कैल्शियम एटम का मास निकालना है, तो बोलेंगे जो भी यहाँ मास नंबर रहेगा दिस गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम। बोलेंगे ये बात कैसे आया? तो पीछे जाके रिवर्स करना वीडियो, आज भी बताएं इस लेक्चर में, और कल का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें भी इस चीज को बताए थे। ठीक है, तो उसको जाके देख लेना। तो बोलेंगे सर एक ऑक्सीजन एटम का अगर मास पता चल जाएगा, एगो का, यानी कि एगो किसी भी चीज का अगर मास पता चल गया है तो 10 गो का निकाल सकते हैं, 20 गो का निकाल सकते हैं, 1000 का निकाल सकते हैं। देयरफॉर चूंकि मोल की बात है तो मोल में तो 6.022 × 10 पे पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स होता है। इसका मास कितना हो जाएगा बोलो बच्चा? तो बोलेंगे सर एगो का मास इतना, तो इतना का मास कितना? तो बोलेंगे सर 16 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24 इंटू कितना बोलो? 6.022 × 10 पे पावर 23, किस में आएगा? ग्राम में आएगा। तो अभी तो कैलकुलेट किए, इसका वैल्यू हमेशा 1, तो 16 ग्राम आ गया। बात आ रही है समझ में? यानी कि आप सुनो, इतना को हम क्या समझते हैं? कल ही से समझ रहे हैं कि 1 मोल समझते हैं, यानी कि इतना ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं और करके कि यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 16 ग्राम हो जाएगा। देयरफॉर हमसे पूछा कितना? सर 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
एटम का मास, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ 5 मोल्स इंग्लिश में टोटल, है ना, कितना हो जाएगा 16 × 5 बराबर 80 ग्राम। बात आ रही है समझ में, कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। एक का मास पता चल गया तो 5 का नहीं पता चल जाएगा। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना 16, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 गुना इतना यानी कि 16 AMU। तो बोलेंगे सर एक मोल का तो 16 ग्राम, हमेशा याद रखना मोल का, ये एक मोल का हमेशा किस में मास आता है, ग्राम में आता है। एक मोल का मास हमेशा ग्राम में आता है, ठीक है। तो बोलेंगे सर 5 मोल्स का तो 16 × 5 80 ग्राम हो जाएगा वजन। बात आ रही है समझ में। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। इसी से आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम मॉलिक्यूल के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर। तो मॉलिक्यूल के ऊपर आएंगे तो इसी डाटा को संपूर्ण याद रखेंगे, पहले का जो भी पढ़े हैं, तब हमारा मॉलिक्यूल वाला अगर एग्जांपल रहेगा उसका कितना भी मोल पूछ दे तुरंत एग्जांपल हमको समझ में आ जाएगा ना। तो बोलेंगे पहले जो भी चीज़ अभी पढ़ रहे हैं इसको पूरा बढ़िया से ध्यान में रखना है, तभी आगे बढ़ेंगे। तो सुनो कहानी। बोलेंगे आगे का हम चीज पढ़ रहे हैं। ये कपड़ा पूरा काला कर दे रहे हैं बोर्ड को। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन या पहले एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं। जिस प्रकार एक कार्बन एटम का हम लोग मास निकाले थे, उसी प्रकार अब हम एटम का निकाले थे, किसी एटम का मास निकाले थे, अब हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर CH4 है, क्या है CH4 मीथेन है ना, इसका अगर 1 CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन तो मॉलिक्यूल है, एटम तो होगा नहीं, इसका मास कितना होगा। एक की बात कर रही है, हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी कि एक CH4 मॉलिक्यूल। आप देखो मीथेन हमारा एटम नहीं है, कार्बन एटम था, मीथेन मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सब मिल के बना 4 हाइड्रोजन का एटम है, 1 कार्बन का एटम है, सब मिल के हमारा बनता है, उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो एक CH4 मॉलिक्यूल है, उसका हमको मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर बहुत डिटेल में उतना नहीं जाएंगे तो उलझ जाएंगे एक ही सवाल में, है ना, तो आराम से करना है। तो बोलेंगे सर एक CH4 का अगर मास निकालना है एगो का, तो बोलेंगे कैसे निकालेंगे। तो बोलेंगे सर एक कार्बन का मास कितना था, देखो ध्यान से, यानी कि इसका हम लिख सकते हैं आंसर 1 CH4 मॉलिक्यूल का अगर हमको मास निकालना है, तो बोलेंगे सर इसमें क्या गो एटम है कार्बन का, तो एगो, और कार्बन का एक एटम का मास कितना था 12 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम था कि नहीं, बताओ। एगो कार्बन एटम का मास 12 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24। उसी प्रकार हाइड्रोजन क्या गो है 4 गो, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो बोलेंगे सर 1 होता है। जैसे कार्बन का कितना 12 होता है ना, तो बोलेंगे हाइड्रोजन का कितना होता है 1 AMU, या 1 × 1.66 गुना 10⁻⁻24। बोलोगे सर ये तो अभी पढ़े ही नहीं थे हम लोग, तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का पढ़े थे, हाइड्रोजन तो पढ़े नहीं थे। तो बोलेंगे हम करके दिखा देते हैं कैसे आया, ठीक है, करके दिखा देते हैं, 2 मिनट वेट करना है। तो बोलेंगे कुछ नहीं किए, एक कार्बन का अगर हमको मास मालूम है, उसी प्रकार एक हाइड्रोजन का मास मालूम है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 4 से इसको कर दिए, और यहाँ 1 से कर दिए, 12 से कर दिए। तो ये कैगो का मास निकल गया, एक मॉलिक्यूल का मास निकला। मतलब अब इसको हम टोटल लगा देखें तो ये कितना है 12 गुना इतना प्लस 4 गुना इतना, तो दोनों तो सेम है, ये तो सेम है, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक CH4 मॉलिक्यूल का मास निकला है बाबू, ध्यान से समझो। अब बोलेंगे सर 10 गो का निकालना तो इसको 10 से गुना करेंगे, 20 गो का निकालना 20 से गुना करेंगे, या 6.02 × 10⁻23 का निकालना तो इसको उतना से गुना करेंगे। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है। तो एक CH4 मॉलिक्यूल का मास निकल गया। अब बात आई सर कार्बन का, तो हमको मालूम था कार्बन का एगो का होता है 12 गुना इतना, हाइड्रोजन का कहाँ मालूम था। तो देखो उसके लिए तुमको ना धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखना पड़ेगा। कार्बन का होता है 6 और यहाँ 12 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना होता है सर 1 और 1, और जो यहाँ रहता है ध्यान समझो, जो ऊपर रहता है मास नंबर उसी के आगे 1.66 गुना 10⁻⁻24 से गुना कर देते हैं, वही उसका एक एटम का मास निकल जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन का कितना मास, तो बोलेंगे सर मास नंबर 12 है इंटू 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा कार्बन का, एक कार्बन का मास। उसी प्रकार हाइड्रोजन का कितना है, एक है मास नंबर, तो 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। अगर बात करेंगे सर नाइट्रोजन है 7 14 जानते हैं, तो एक नाइट्रोजन का मास कितना
तो बोलेंगे सर मास नंबर इंटू 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं AMU। तो 14 AMU हो गया, यहाँ पे 1 AMU हो गया, यहाँ पे 12 AMU हो गया। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? तो वही चीज हम यूज किए थे यहाँ पे। बोलोगे सर 4 से गुना काहे किए? तो बोलेंगे सर एगो मॉलिक्यूल मिलके बनता है ढेर सारे एटम से, तो कार्बन का एक एटम था, उसका मास 12 गुना इतना। उसी प्रकार हाइड्रोजन का 4 एटम था और एक हाइड्रोजन का मास 1.66 1 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻20। देखो करके दिखे हैं यहाँ पे, जो मास नंबर रहता है इंटू 1.66 गुना 10⁻⁻24, इतना कर दिए। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे, देखो ये डाटा तो कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 12 और 4 16 हो जाएगा, तो 16 गुना इतना ग्राम। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ये जो नीचे रफ किए इसको बढ़िया से कॉपी में लिख लेना हर एक चीज को, और उसको ध्यानपूर्वक समझना है। क्लियर हो रहा है कहानी कि नहीं हो रहा? चलो ठीक है। तो बोलेंगे सर कितना ग्राम हो गया? इतना ग्राम हो गया, ठीक है। एक CH4 मॉलिक्यूल का मास तो कितना आया? एक CH4 मॉलिक्यूल का मास आया सर 16 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम आया। देयरफॉर मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 मोल अगर CH4 रहा तो उसका मास कितना होगा? बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? 1 मोल। तो बोलेंगे सब चीज का शॉर्टकट सीखेंगे, शॉर्टकट बाद में, पहले कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करना है। तो बोलेंगे सर एक CH4 मॉलिक्यूल, एक इंडिविजुअल मीथेन का मॉलिक्यूल का मास इतना था, तो 1 मोल का मास कितना? तो बोलेंगे सर 1 मोल CH4 का अगर हमको मास निकालना है, ध्यान से समझो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक CH4 का मास निकाल लेते हैं। इसलिए 1 मोल में होता कितना? 6.02 × 10⁻23 होता है ना। तो देयरफॉर हम लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन या आंसर लिख लेते हैं। 1 मोल ऑफ CH4 का अगर हमको मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसको ऐसे शुरू करते हैं, एक मॉलिक्यूल CH4 का मास कितना? तो अभी अभी कैलकुलेट किए, 16 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। देयरफॉर 6.022 गुना 10⁻23 अगर मॉलिक्यूल्स रहेगा CH4 तो उसका मास कितना? बोलो। देयरफॉर इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 का मास कितना हो जाएगा? 16 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24 गुना 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है। तो अब इसको गुना करके तो हमको याद रखना कि 1 आता है, तो किस में? टोटल ग्राम में तो सॉल्व कर रही है, ग्राम में, तो 16 ग्राम आ गई। देखो अंतर पता चल रहा होगा, है ना। ये जो 16 इतना आया ना, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि ये जो आंसर आया था 16 AMU में आया था। तो बात वही है, अगर एक मीथेन का मॉलिक्यूल अगर का मास निकालना है तो सबका एटॉमिक मास जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 16 AMU। बात आया समझ में कि नहीं आया? ये AMU में आया एगो का मास, और वही अगर हमको 1 मोल CH4 का मास चाहिए तो क्या निकालेंगे? 1 मोल में इतना पार्टिकल्स, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो देयरफॉर 1 मोल CH4 एटम का मास कितना हो जाएगा? बोलो सही बच्चे। तो बोलेंगे सर 16 ग्राम हो जाएगा। बात आया समझ में कि नहीं आया? 16 ग्राम हो जाएगा। तो यहां से हमको कुछ डाटा शायद समझ में आ रहा है कि अगर एटम रहेगा इंडिविजुअली तो एगो कोई भी रहेगा तो उसका मास नंबर के आगे AMU लगा देंगे, ठीक है। 1 मोल में उसके आगे ग्राम लगा देंगे। उसी प्रकार मॉलिक्यूलर मास जो होगा, जैसे ये मोलर मास निकाल रहे हैं ना, अभी हम क्या निकाल रहे हैं? मोलर मास। तो मोलर मास अगर हमको निकालना है तो 1 मॉलिक्यूल का मास निकाल लेंगे। 1 मॉलिक्यूल के मास को हमको बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास, मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास, उसको इतना से डाटा से गुना कर देंगे, 6.022 × 10⁻23। 1 मॉलिक्यूल का मास अगर हमको पता चल गया 16 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, तो बोलेंगे सर इतना का कितना? तो बोलेंगे इससे गुना कर देंगे तो वो ग्राम में आ जाएगा। यानी कि 1 मॉलिक्यूल का मास हमेशा हमारा AMU में आएगा, और 1 मोलर मास यानी कि 1 मोल का मास किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तो आई होप समझ में आएगा चीज, ठीक है। तो चलो इसको, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? चीज को समझ रहे थे। इसके ऊपर अब हम लोग कल का जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसके ऊपर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्योंकि डाटा हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक में सीख चुके हैं ना, बहुत सारा चीज़ हम लोग बेसिक में सीख चुके हैं। तो अब इसको हम लोग क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलो बोलेंगे अब हमको निकालना है फाइंड द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ CO2। पता है समझ में? 10 मोल CO2 का मास निकालना है। क्या निकालना है? 10 मोल CO2 का मास निकालना है। तो बोलेंगे सर 1 मोल CO2 का मास निकाल सकते हैं, 1 कम निकाल देंगे तो 10 का निकल जाएगा। और 1 मोल का निकालने के लिए अभी हम हर कुछ बेसिक से कर रहे हैं ना, हर कुछ अभी बेसिक से कर रहे हैं ना, हर कुछ बेसिक से कर रहे हैं। तो बोलेंगे ध्यान से समझना, अगर 1 CO2
मॉलिक्यूल रहेगा, ये तो मॉलिक्यूल है ना, एक CO2 मॉलिक्यूल का अगर हमको मास चाहिए तो कैसे निकालेंगे। अब उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर, है ना। एक CO2 मॉलिक्यूल का अगर मास निकालना है तो उसके अंदर जितना भी एटम है सबके मास को जोड़ देंगे। तो कार्बन का मास कितना, तो बोलेंगे सर 12 गुना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होगा कि नहीं होगा। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बोलो, तो बोलेंगे ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 1.66 10⁻⁻24। अब तो सी समझ में आ गया ना। कार्बन का होता है 612, ऑक्सीजन का होता है 816, तो बोलेंगे एक ऑक्सीजन का मास कितना 16 गुना 1.66, है ना। अब चूंकि 2 ऑक्सीजन एटम इसमें मौजूद है तो क्या करेंगे 2 गुना 16 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24, किस में आएगा आंसर, ग्राम में आएगा। देखते जाना चीज को ध्यान से समझ के, जैसे इस चीज को हम बारीकी से समझ लेंगे तो और हम लोग शॉर्टकट में जाएंगे। इतना बहुत लेंदी प्रोसेस अभी हम लोग का चल रहा है ना, चीज को चूंकि समझना है। तो बोलेंगे सर एक CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे एक CO2 में एक कार्बन होता है, एक कार्बन का मास कितना, तो बोलेंगे सर 12 गुना 12 AMU या 12 इतना, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2, और एक ऑक्सीजन का मास कितना 16 गुना इतना या 16 AMU, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से, यहाँ कितना हुआ 12 हुआ प्लस 16 दूना 32 हुआ, इसको हम कॉमन ले लेते हैं पूरा 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम को। तो 12 और 32 कितना होता है 44 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम आया ना। तो इसको 44 AMU भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम अभी तो सीखे इस टर्म को हम 1 AMU लिख सकते हैं। तो 44 AMU आया किसका, एक CO2 मॉलिक्यूल का मास। वो कितना मजेदार चीज तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बोलेंगे किसी भी एटम का मास निकालना है, एटॉमिक मास, तो बोलेंगे जो उसके ऊपर मास नंबर रहता है उसके आगे 1.66 गुना 10⁻⁻24 कर देना, वही उसका मास निकल जाएगा। क्लियर है। तो बोलेंगे एक मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल का मास इतना हुआ या इतना ग्राम हुआ, देयरफॉर 6.022 गुना 10⁻23 अगर CO2 मॉलिक्यूल्स रहेगा तो उसका मास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एक का मास इतना, तो इतना का मास कितना, तो बोलेंगे सर 44 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब हम कितना बार समझें इस चीज को, इसका मान 1 होता है तो 44 ग्राम हो जाएगा। बात आ रहा है कुछ समझ में। देखो ध्यान से, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये वाला एक मॉलिक्यूल और इसमें क्या अंतर है। एक मॉलिक्यूल का मास बहुत नेग्लिजिबल होगा, हम लोग मेजर ही नहीं कर पाएंगे एक मॉलिक्यूल। तो हम क्या किए, 1 मोल ले लिए, मतलब इतना पार्टिकल्स का मास। तो ये डाटा कन्वर्ट हो गया ग्राम में, पहले AMU में था अब ग्राम में आ गया। तो ये ग्राम अब मेजर कर सकते हैं 44 ग्राम, इसको मेजर करना बहुत दिक्कत है, बताइए सर में। तो इसको हम बोलते हैं कितना है, मोल ही तो बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो देयरफॉर 1 मोल CO2 का मास कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 44, इसको यहाँ लिखते हैं 44 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल CO2 का मास कितना हो गया 44 ग्राम। तो देयरफॉर बोलेंगे, हमसे पूछा गया था कितना, 10 मोल ऑफ CO2 का मास कितना हो गया, तो बोलेंगे 10 गुना 44 इज इक्वल टू 440 ग्राम। बात आ रही है समझ में। 10 मोल याद रखना, CO2 का मास कितना होता है 44, वो क्या है मोलर मास है, नहीं 1 मोल का मास है ना। तो हम बोलेंगे 10 मोल का निकालना है तो 440 ग्राम, 1 का 44 हो जाता है। कैसे, तो बोलेंगे सर 16 दूना 32 और 12, अब ऐसे कैलकुलेट करेंगे 16 दूना 32 और प्लस 12 44 ग्राम। समझ में आ रहा है। तो 10 का पूछा था तो 440 ग्राम। एक एंड क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट, उसके बाद हम लोग लेक्चर को बंद कर रहे हैं ना। तो बोलेंगे इसको नोट कर लेना अच्छे से, वीडियो को रोक करके। अब हम लोग लास्ट सवाल जा रहे हैं, उसको बढ़िया से समझते हैं, फिर हम लोग लेक्चर को समाप्त करेंगे। आई होप समझ में आया होगा अगर ध्यान दिए होंगे। अब हम बोल रहे हैं फाइंड द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ NH3 अमोनिया, है ना। तो बोलेंगे कैसे, अब ऐसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। अगर हम बोलेंगे ना डायरेक्ट जाते हैं, एक मॉलिक्यूल NH3 का मास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखो कैसे निकालेंगे। नाइट्रोजन का मास कितना, तो बोलेंगे सर 14 ग्राम। कितना 14 AMU, अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो 14 AMU, नाइट्रोजन का कितना 14, और प्लस हाइड्रोजन का कितना, तो 3 × 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंटू कितना 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। चूंकि एक मॉलिक्यूल अमोनिया की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का होता है 14, कैसे होता है तो इस बात को समझना है। नाइट्रोजन लिखते हैं 7 और 14, हाइड्रोजन लिखते हैं 1 1, तो ये जो रहता है उसी के आगे इतना लगा देते हैं, तो एक एटम का मास हो गया। ये बात को तुम लोग कल से ही सीख रहे हैं, ठीक। तो 14 नाइट्रोजन का हो गया। देखो ध्यान से, बोलोगे सर इसको प्लस काहे किए,
तो बोलेंगे सर मॉलिक्यूल का मास निकालते कैसे हैं, सभी एटम के मास को जोड़ के। तो बोलेंगे नाइट्रोजन का मास 14 है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, एक हाइड्रोजन का मास 1 गुना इतना। तो बोलेंगे 3 गो हाइड्रोजन, तो 3 गुना 1 और सबका ब्रैकेट कॉमन लेके, ये तो दोनों में रहता है, इसके साथ भी रहता है, इसके साथ भी रहता है, ठीक है। तो कितना हो गया 17 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो बोलेंगे एक मॉलिक्यूल का मास निकल गया। अगर एक मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा तो क्या देयरफॉर एक मोल का मास निकाल सकते हैं? बोलो। अब डायरेक्ट लिखते हैं, 1 मोल ऑफ NH3 का मास लिख सकते हैं क्या? बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में इतना मास, तो एक मोल में होता कितना है? तो बोलेंगे सर 17 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। इस बार थोड़ा सा शॉर्टकट मारे हैं क्योंकि आप लोग को भी चीज़ को सीखना है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ लेंदी प्रोसेस में करेंगे। तो बोलेंगे 1 मोल यानी कि 6.022, एक का मास इतना, तो 6.022 का मास कितना, इतना गुना 6.0, इसका वैल्यू कितना आता है बोलो? तो बोलेंगे सर 1 AMU आता है। तो बोलेंगे 17 AMU हो गया। ओ गलती लिख दिए, 17 ग्राम हो जाएगा ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, तो 17 ग्राम। तो देयरफॉर 5 मोल्स ऑफ NH3 का मास कितना हो जाएगा? सभी बच्चे बोलेंगे। तो बोलेंगे 5 इंटू 17 यानी कि 17 पचे 85, 85 ग्राम आंसर। यानी कि यहीं पे हम अपने इस वीडियो लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आई होप हमको समझ में आया होगा कहानी। कल के कहानी में हम लोग समझे थे 1 मोल में कितना पार्टिकल्स, यानी कि 1 मोल अमोनिया में कितना इलेक्ट्रॉन था, कितना प्रोटॉन था, यानी कि हम लोग पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे थे। आज हम लोग किसी भी चीज़ का 1 मोल का मास निकालना सीखे हैं, ठीक है। तो मोलर मास, एटॉमिक मास को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और भी बारीकी से हम लोग क्लास में हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। और बाकी कल से हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएंगे कि डायरेक्ट हम लोग को मोल निकालना है। कि बोलेंगे सर 34 ग्राम अमोनिया में कितना मोल है ना, 34 ग्राम अमोनिया में कितना मोल? तो बोलेंगे सर 70 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 34 ग्राम में 2 मोल हो जाएगा। तो इस चीज़ को कल से हम लोग कंक्लूड करेंगे अपने लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।